हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग सही होंगे। आइए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं जियोग्राफी का मॉडल पेपर 2। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे बीपीएससी टीजीटी पीजीटी में। आप कहाँ खोज रहे हैं? प्रश्न यहाँ है। आइए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, और इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन इसे लाइक नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसे लाइक कर दिया करिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समोच्च रेखीय मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समोच्च रेखीय मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है जनसंख्या वितरण, भूभाग ऊंचाई, चट्टानों की दृढ़ता, मिट्टी वितरण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समोच्च रेखीय मानचित्र को में सही भूभाग की ऊंचाई को दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण, इसका सही ऑप्शन बी है। इसके बारे में भी बता देते हैं। जनसंख्या वितरण को जो है, इसको बिंदु मानचित्र से दर्शाया जाता है। पूछता है प्रश्न, बिंदु मानचित्र जानते रहेंगे तो कहीं से भी प्रश्न पूछ देगा तो आप लगा सकते हैं। इसे बिंदु मानचित्र से दर्शाया जाता है। और चट्टानों की कठोरता या दृढ़ता ये किस में मापते हैं? तो ये मोहों में मापते हैं। किस में? मोहों में। मोहो एक मापनी आता है चट्टान की दृढ़ता और कठोरता को नापने के लिए, तो उसको मोहों में मापते हैं। इतना याद होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। ऑप्शन है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनमें से कोई नहीं, हरात्मक माध्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो गुणोत्तर माध्य है। क्या है? गुणोत्तर माध्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? प्रश्न है कि किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। ऑप्शन है थेल्स ऑफ मिलेट्स, पोसेडोनियस, हिपार्कस, इरेटोस्थनीज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इरेटोस्थनीज जो है पृथ्वी की परिधि 25,000 मील बताए थे, जो है एक्चुअली ये बताए थे कि लगभग 24,840, ये लगभग में इतना बताए थे। और जब प्रश्न पूछता है तो इतना देता है 25,000। अगर कभी 24,840 रख दे तो आप इसे भी लगा दीजिएगा, ऊपर प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। थोड़ी सी और हम बात कर लें अगर इरेटोस्थनीज की, तो इनकी एक सबसे फेमस जो पुस्तक है वो है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया बहुत फेमस है।
जियोग्राफिया इरेटोस्थनीज की जो इरेटोस्थनीज थे, ये भूगोल में 3 प्रमुख योगदान दिए थे। कौन कौन योगदान दिए थे? देखिए, थोड़ा से ये भी जान ले। इनका 3 प्रमुख योगदान जल्दी थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि जानना जरूरी है। जो प्रथम योगदान था वो था पृथ्वी की परिधि का आकलन ये इनका पहला था। जो द्वितीय योगदान और क्या दिए थे? निवास जगत का मानचित्र, निवास जगत का मानचित्र, निवास जगत का मानचित्र। जो तीसरा दिए थे वो था इस जगत का वितरण करते हुए एक पुस्तक लेखन, इस जगत का वितरण करते हुए एक पुस्तक लेखन। ये 3 योगदान ये दिए थे। और इसमें से पृथ्वी की परिधि का आकलन ये बहुत फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। निवास जगत का मानचित्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकुमेन। क्या बोलते हैं? इकुमेन, ये पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तो 2 क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेव लंबाई, वेव पीरियड, वेव की ऊंचाई, वेव स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेव लंबाई। 2 क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को वेव लंबाई कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत की नार्डिक जाति रेस, इसे रेस बोलते हैं, नार्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो इसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन है लंबा कद और गोल चेहरा, मध्य कद और गोल चेहरा, मध्य कद लंबा चेहरा, लंबा कद लंबा चेहरा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नार्डिक प्रजाति का जो है वो जाति के पास विशेषता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विशेषता वो लंबा कद और लंबा चेहरा। ठीक। और भी अगर बात करें नार्डिक के बारे में, तो इनका जो कपाल सूचकांक होता है, नार्डिक का कपाल सूचकांक, होता है 78 से 82। इनका बाल जो होता है, बाल वो लहरदार होता है, बाल लहरदार, नाक लंबी, अगर लंबा कद होता है तो नाक जो है अधिकतर लंबी होती है, नाक लंबी, चेहरा सपाट, चेहरा सपाट होता है, त्वचा का रंग गोरा होता है,
त्वचा गोरा और कद लंबा, ये सब इनकी विशेषता है। अगर ये पूछा जाए कि ये रहते कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा ये उत्तर पश्चिम यूरोप, ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करते हैं, उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तर दक्षिण अमेरिका। उत्तर दक्षिण अमेरिका, ये सब जगहों पे निवास करते हैं। जो है ये तो अब पहुँचे हैं, जो है पहले नहीं थे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है। नगरीकृत केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है? ऑप्शन है जनसंख्या आकार, क्षेत्रफल, प्रकार, वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार तो हो जाएगा जनसंख्या आकार। जनसंख्या आकार। अगर नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम की बात करें तो इससे संबंधित केंद्रीय स्थल सिद्धांत, केंद्रीय स्थल सिद्धांत आया था। और ये सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे क्रिस्टालर महोदय। कौन? क्रिस्टालर। ये दिए थे क्रिस्टालर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इस्पात संयंत्र, सूची 2 राज्य, जिसमें पहला है भिलाई तमिलनाडु, बोकारो कर्नाटक, सेलम छत्तीसगढ़, विजयनगर झारखंड। तो इसको मिलाना है। आइए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा से इधर कर देते हैं ताकि मिला लें। अगर हम भिलाई को मिलाएं तो भिलाई कहाँ है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़। ए का 3। बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो कहाँ है? तो बोकारो है झारखंड। बी का 4। सेलम कहाँ है? सेलम की अगर बात करें तो सेलम है तमिलनाडु 1। विजयनगर की अगर बात करें तो विजयनगर कहाँ है? तो विजयनगर है विजयनगर, तो विजयनगर है कर्नाटक 2। यही होगा। तो 3, 4, 1, 2 सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगर भिलाई की हम बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये किसके सहयोग से लगाया गया था? भिलाई प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ वाला, तो ये सोवियत संघ के, किसके? सोवियत, ये सोवियत संघ के
सहयोग से लगाया गया था। और बोकारो वाला, बोकारो जो लगाया गया था झारखंड में, ये किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये भी सोवियत, ये सोवियत संघ, सोवियत रूस, सोवियत रूस, ये भी सोवियत रूस के द्वारा, सोवियत रूस। इतना हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। एक सूची में है विद्वानों के नाम जिन्होंने आयोजना क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने हेतु योजना तैयार की थी। एक तरफ है मेसो क्षेत्रों की संख्या। ठीक, तो योजना आयोग में कितने क्षेत्रों को दिए थे, यही ऑप्शन में है। देखिए, भट्ट और प्रकाश राव, इनका दिया है, भट्ट और प्रकाश राव का दिया है 42। पी सेन गुप्ता का दिया है 35। सी एस चंद्रशेखर का दिया है 48। वी नाथ का दिया है 51। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो पहले इसको तो हम मिला लेते हैं, उसके बाद आंसर देख लेते हैं। आप लोग इधर भी देख लीजिए ऑप्शन। देखिए, भट्ट और प्रकाश राव का, इनका है 51, पहले का 4। पी सेन गुप्ता है तो इनका है 42, एक हो जाएगा। सी एस चंद्रशेखर तो इनका है 35, 3 हो जाएगा। वी नाथ का है 48, इनका। इसका तो 2 हो ना, इसका 2 है, 2 और इसका 3। ठीक, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भट्ट और प्रकाश राव 51, पी सेन गुप्ता 42, सी एस चंद्रशेखर 35, वी नाथ 48। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के सामने ये है। प्रश्न है, नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है कृषि क्षमता, फसल विविधीकरण, फसल केंद्रीकरण, फसल गहनता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं फसल गहनता। ठीक, इसे बोलते हैं फसल गहनता। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1986, 1997, 1999, 2005। इसका सही ऑप्शन कौन सा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1986। तो ये 23 मई 1986 को पारित हुआ था। ठीक,
और आगे अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन है नंदा देवी, सिमलीपाल, सुंदरबन, नीलगिरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है इसका, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी। और नीलगिरी है कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु। नंदा देवी की अगर बात करें तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। सिमलीपाल की अगर बात करें तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, महानदी घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन? भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका निर्माण जो है 1963 में सतलज नदी पर किया गया था और इसकी कुल लंबाई जो है वो 518 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 226 मीटर। ये है इसकी ऊंचाई। और इस बात के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद, क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कयाल क्या है? तो कयाल क्या है? पहला है दक्कन पठार की रेंगन मिट्टी, तराई मैदान, केरल का लैगून, महानदी डेल्टा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कयाल जो है एक केरल का लैगून है। क्या है? केरल का लैगून। और ये कहाँ है केरल में? तो एक कोल्लम जिले में, कोल्लम जिले में है। और इसे नम भूमि, वेटलैंड इंग्लिश बोलते हैं, वेटलैंड घोषित किया गया। इसे स्थानीय भाषा में कयाल बोलते हैं। लैगून क्या है? लैगून झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को और 22 दिसंबर को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है और 21 मार्च, 23 सितंबर, इन दोनों को रात दिन बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो सूर्य हो वो विषुवत रेखा पर चमकता है।
सबके बारे में हो गया। 22 मार्च को क्या है? तो 22 मार्च को जल दिवस है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक दोहन उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है। तो आर्थिक दोहन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त वन है, ऑप्शन है भूमध्य रेखी, मानसूनी, मिश्रित, टैगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक दोहन की दृष्टि से टैगा वन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, जो भूमध्य रेखी वन है इसे विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला है, निम्नांकित में से किस भौमिकी तंत्र को भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो किस भौमिकी तंत्र को भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कुड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है जो है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ तंत्र। ये जो है प्राचीनतम तंत्र के रूप में है। धारवाड़ जो है ये आर्कियन युग की है, आर्कियन युग की शैल है, आर्कियन युग। और कुड़प्पा की बात करें तो ये पुराण समूह की है, पुराण समूह की। विंध्यन की अगर बात करें तो ये भी पुराण समूह की है, पुराण समूह की। गोंडवाना ये कार्बोनिफेरस, ये कार्बोनिफेरस युग के हैं। ठीक, और सबसे पुराना जो है आर्कियन है, तो जो आर्केनियन समूह की वो सबसे पुरानी है जो है धारवाड़। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रदेश दिया है, एक और मृदा प्रारूप दिया है, जिसमें दिया है कर्नाटक का पठार रेगुर, पाट का पठार लाल, मालवा का पठार लैटेराइट, उत्तरी सरकार जलोढ़। ऑप्शन इसका यहाँ है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। आइए मिलान करते हैं। कर्नाटक का पठार हो जाएगा लाल मिट्टी, 1 का 2। पाट पठार की बात करें तो पाट हो जाएगा लैटेराइट, 2 का 3। मालवा पठार की बात करें तो ये हो जाएगा रेंगूर, 1। उत्तरी सरकार जलोढ़। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2450 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2500 किलोमीटर इसका पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की कुल लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर, 160 से 400 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19 क्या है? तापी नदी का स्रोत कहाँ है? तो तापी नदी का स्रोत कहाँ है? ऑप्शन है तटकारण्य, तलकावेरी, लिम्बक पठार, मुल्ताई। तो तापी नदी का स्रोत किसे माना जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुल्ताई। मुल्ताई जो है इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो बैतूल की पहाड़ी है, बैतूल बैतूल पहाड़ी बोले या तो पठारी क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत आता है ये मुल्ताई। मुल्ताई पहाड़ी जो है उसी के अंतर्गत आता है और वहीं से नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कथन तर्क आर कहा गया है। तो कथन ए, सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। तर्क है, सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन है यूनानी द्वारा, रोमन, चाइनीज, अरब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अरब। जो हिंद लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था वो अरब लोगों ने किया था। जो अरब के भूगोलवेत्ता थे वही सबसे पहले किए थे। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अब दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, युद्धक जल पोत है, हिमालय स्थित कोई झील है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का केंद्र है। एक केंद्र और है जिसका नाम है मैत्री, जिसका नाम है मैत्री। ये दोनों वहाँ बहुत फेमस है। और एक है भारती, ये तीन है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, तीन हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 23। अब प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आइए देखते हैं। एक तरफ झील दिया, एक तरफ राज्य। एक तरफ दिया है वुलर झील, मणिपुर, लोनार झील, जम्मू कश्मीर, पुलिकट झील, तमिलनाडु, लोकटक झील, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए सबसे पहले इसका मिलान करते हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर 2, लोनार झील महाराष्ट्र 4, पुलिकट झील तमिलनाडु 3, लोकटक झील मणिपुर। ठीक,
2 4 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी इज सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें तो अगला है, निम्न में से कौन सा एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम कौन है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ। मुझे लगता है प्रश्न पिछले क्वेश्चन मॉडल में कराया था, ये प्रश्न हुआ था। तो इसका सही आंसर बता देते हैं। ये है पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड तरंग। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्न में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? तो बालू पत्थर के रूपांतरण से कौन निर्मित है? ऑप्शन है स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, क्वार्ट। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। बालू पत्थर से क्वार्टजाइट निर्मित होता है। बालू पत्थर से क्वार्टजाइट निर्मित होता है। और भी अगर यही हम बात कर लें सबका, तो देखिए ग्रेनाइट से नीस बनता है। ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट हो गया। ग्रेबो, जो ग्रेबो है इससे सर्पेंटाइन, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट हो गया। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। यह है चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। और सेल से स्लेट बनता है। और भी देख लेते हैं। कोयला से ग्रेफाइट बनता है। और स्लेट से सिस्ट बनता है। और सिस्ट से फाइलाइट बनता है। ये तो हो गए पूरा जितना पूछता है रूपांतरित चट्टान। चलिए अगला, लंबा हो गया है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देश दिया, दूसरी तरफ कृषि उत्पादक दिया है। एक तरफ दिया ऑस्ट्रेलिया जूट, मिस्र गन्ना, क्यूबा गेहूं, बांग्लादेश कपास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया तो गेहूं हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया गेहूं। 3 मिस्र कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यूबा गन्ना हो जाएगा। बांग्लादेश जूट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं है ये अपने कुल गेहूं का 1/3 गेहूं बेच देता है। कुल उत्पादन का 1/3 गेहूं
बेच देता है। प्रश्न पूछा गया है जो है, ये प्रश्न एलटी ग्रेड में पूछा था। जो है मिस्र में कपास जो है, तो मिस्र जो है ये नील नदी की देन है। ठीक। बांग्लादेश में जूट उत्पादन होता है, लेकिन अभी इस समय जूट उत्पादन में भारत न पहले स्थान पे है। कौन? भारत। भारत इसमें प्रथम स्थान पे है, बांग्लादेश द्वितीय पे हो गया है। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। एक तरफ सूची 1, सूची 2। चेना, सूडान, नगासू, ब्राज़ील, रोका, इंडोनेशिया, हुमा, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही है, पहले मिला लीजिए इसको। चेन्ना जो है ये श्रीलंका की है। 4। नगासू की बात करें तो नगासू सूडान की है। 1। रोका, रोका जो है ये ब्राज़ील की है। हुमा इंडोनेशिया की है, जावा द्वीप पर इसे हुमा बोलते हैं। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर डी सही। ये सब स्थानांतरणशील कृषि हैं। स्थानांतरणशील कृषि कौन कौन से देश में कौन कौन से कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। संसार में चावल कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप कौन सा है? ऑप्शन है बोन प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। 28 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, यही सही है। चलिए अगला 29 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन है कृषि उत्पादक विधियां, कृषि उत्पाद की उपयोग उपभोग का ढंग, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, कृषि यंत्रों के उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से संबंधित दशाएं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है ये प्रयुक्त रूप नहीं है, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार। और विटेल्सी जो है ये 1936 में दिए थे और कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटे थे। कितने भाग में? 13 भाग में बांटे थे। ये प्रश्न बहुत फेमस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 30। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है, सुनामी उत्पन्न होती है। ऑप्शन है भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा, चक्रवातों द्वारा, ज्वार भाटाओं द्वारा। तो 30 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा जो है वो सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक। सुनामी क्या है? सुनामी एक लहर है। क्या है? लहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हिटलसी के कृषि प्रदेश हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम हैं। वाणिज्यिक दूध उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन श्रीलंका, नोमेडिक हार्डिंग
न्यूजीलैंड। वाणिज्यिक पौधरोपण मंगोलिया। सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। वाणिज्यिक दूध उत्पादन जो हो जाएगा ये न्यूजीलैंड हो जाएगा तीसरा, और वाणिज्यिक अन्न उत्पादन जो है वो अर्जेंटीना एक, नोमोडिक हर्डिंग जो है ये मंगोलिया 4, वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका 2। तो 3, 1, 4, 2 सही ऑप्शन ए ना, सही ऑप्शन ए 31 का ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उद्योग और गतिविधि प्रौद्योगिकी। तो मिलान करिए। प्रश्न है कुटीर पेट्रोलियम शोधन, लघु सूचना प्रौद्योगिकी, बृहत ताला निर्माण, फुटलूज कशीदाकारी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए सबसे पहले इसको मिलाइए। कुटीर उद्योग ए कशीदाकारी हो जाएगा, मतलब 4। लघु की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ताला निर्माण 3। बृहत की अगर बात करें तो बृहत हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन, और फुटलूज जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी 2। तो 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाली लाभ बिंदु है। जहां ऑप्शन है सीमा लागत सीमांत आय के बराबर हो नहीं है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, औसत लागत औसत आय के बराबर है, कुल लागत कुल आय के बराबर है। तो 43 नंबर में सही कौन सा है? 33 नंबर में 33 नंबर में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें तो अगला है निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन नॉर्थ साउथ डिवीजन का आधार कौन सा मानदंड है। ऑप्शन है सांस्कृतिक अक्षांश, आर्थिक विकास, राजनीतिक विचारधारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश। विश्व में उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार जो है वो अक्षांश है। अब पूर्व पश्चिम का देशांतर, पूर्व पश्चिम का देशांतर, ठीक, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत के उत्तरी मैदान की घने बसाव में शूद्र निम्न जाति जिनके देवता यम है गांव किस दिशा में रहते हैं। तो गांव किस दिशा में रहते हैं? ऑप्शन है उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण की तरफ रहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसे प्रश्नों को बना लिया जाता है कभी कभी। अगला
निम्न में से किसने प्रजाति उद्भवन की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है डीबीज, चार्ल्स डार्विन, एफ.ई. क्लीमेट्स, सी राउंडकियर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसका सही ऑप्शन है, जो गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किए थे वो चार्ल्स डार्विन किए थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, डार्विन का अवतरण सिद्धांत बहुत फेमस है, प्रवाल भित्ति से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 मानव प्रजातियां हैं, सूची 2 में अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं। ऑप्शन है मंगोल, श्रीलंका, काकेसाइड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलाइड, इथोपिया, निग्रोइड, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 37 का। पहले इसको मिलान कर लीजिए। मंगोल जो है ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा 2, काकेसाइड जो है ये जर्मनी हो जाएगा 4, ऑस्ट्रेलाइड की अगर बात करें तो ये श्रीलंका हो जाएगा 1, निग्रोइड इथोपिया हो जाएगा 3। मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है 37 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय क्षेत्र की चारित्रिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन है जनसंख्या 5000 व्यक्ति, इससे भी अधिक, कम से कम 75% पुरुष, श्रम जनसंख्या, अकृषितम कार्यों में कार्यरत, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक, कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, पर्यटन कार्यालय अथवा अधिसूचित कस्बा हो, क्षेत्र हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 38 में? देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि 5000 से अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती हो, कम से कम 75% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हों, अकृषितम दिया है। जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, निगम, छावनी, पर्यटन अथवा अधिसूचित कस्बा हो। ये भी एक तरह से सही मान लिया जाता अगर इसमें जो है कि कुछ कंडीशंस, ये पर्यटन कार्यालय वगैरह ये सब जो है अधिसूचित कस्बा वगैरह ये सब अगर नहीं होता तो, क्योंकि नगर पालिका होना चाहिए, पार्षद वहाँ पे होना चाहिए, नगर निगम होना चाहिए, दो में से कुछ भी हो, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 रखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या जनजाति अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? थोड़ा सा जल्दी अब करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या जनजाति अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? गहन खेती, स्वच्छंद उद्योग, खनन तथा उत्खनन, स्थानांतरणशील कृषि। तो जनजाति के साथ हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि, क्योंकि वो लोग घूम घूम के कृषि करते हैं, जंगलों को काट के जला के कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का
प्रतिपादन कौन किया? ऑप्शन है जेलेन, रेड जेल, जोन्स, हाउसहोफर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जोन्स। सही ऑप्शन जोन्स। इसका प्रतिपादन जोन्स ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। तो अवरोही क्रम में कौन दर्शाता है? ऑप्शन है जटिल परिमंडल, क्षेत्र और सीलगुण। परिमंडल, जटिल, क्षेत्र, सीलगुण। परिमंडल, क्षेत्र, जटिल, सीलगुण। सीलगुण, जटिल, क्षेत्र, परिमंडल। तो 41 कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परिमंडल, क्षेत्र, जटिल, सीलगुण। ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ मानवतापरक भूगोल का एक प्रमुख चिंतन फलक बन गया? ऑप्शन है जियो फोरम, इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंटीपोड, जियोग्राफिकल एनालिसिस। तो 42 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंटीपोड। एंटीपोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर एंटीपोड पत्रिका की बात करें तो ये 1969 की है। ये भी पूछता है इसका डेट। चलिए अगला देखते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और आपको बता दें, क्योंकि पूछ लेगा तो, जो मानवतावादी है, मानवतावादी शब्दावली जो है, शब्दावली, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में तुआन ने किया था। कौन? तुआन। ये तुआन ने किया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है? तो मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हृदय स्थल संकल्पना, भौगोलिक ध्रुवीय विकास, मध्य क्षेत्र बेसिन संकल्पना, उपांतर क्षेत्र। तो 43 का कौन सा सही हो जाएगा? तो सही है इसका उपांतर क्षेत्र। उपांतर क्षेत्र जो है ये स्पाइक मैन का है। किसका है? स्पाइक मैन का। बाकी जो है हृदय स्थल, भौगोलिक ध्रुवीय संकल्पना, मध्य क्षेत्र बेसिन संकल्पना, ये सब मैकिंडर द्वारा स्रोतीज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अल्फ्रेड थायर महान, रूडोल्फ जेलेन, स्पाइक मैन, एजे मैकिंडर। 44 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये अल्फ्रेड थायर महान का है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 45 नंबर, जिसका अधिकार पूर्वी यूरोप पर है उसका वक्षस्थल पर अधिपत्य है। जिसका अधिकार वक्षस्थल पर है उसका विश्वद्वीप पर आधिपत्य है। जिसका अधिकार विश्वद्वीप पर है उसका विश्व पर आधिपत्य है। यह परिभाषा किसने दिया था? ये तो बहुत फेमस है। ऑप्शन है मैकिंडर, एजे स्पाइकमैन, मेनिन एवं हुसन, एटी महान। तो 45 नंबर कौन सा सही है? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए,
मैकिंडर का ये सही है। इनका का नाम है जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है वह हृदय क्षेत्र पर शासन करता है। जो विषद्वीप पर नियंत्रण करता है वह विषद्वीप पर शासन करता है और वह पूरे विश्व पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न नंबर है 46। महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनैतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की? महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनैतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की? ऑप्शन है कार्ल हाउसहोफर, एल्फ्रेड थियर महान, कार्ल रिटर, हैफोर्ड मैकिंडर। तो 46 का सही कौन सा है? तो महासागरीय शक्ति संबंधित महान है एल्फ्रेड थियर महान। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया? तो 1872 पर जो आधारित जनगणना हुई थी उसका भौगोलिक लेख कौन प्रकाशित किया था? ऑप्शन है रेडजेल, विडाल डी लाब्लास, एलन सेम्पोल, रिचर्ड पीट। तो 47 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विडाल डी लाब्लास। अगला है निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया? तो भूगोल को कौन कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका 48 का ऑप्शन है बोन रिप होटेन, ई हंटिंगटन, हेटनर और ग्लडबंस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 48 का हो जाएगा ये हेटनर, ऑप्शन नंबर सी हेटनर। अगला है 49 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं इसको। सबसे पहले दिया है जॉन पॉलिक, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियो मॉर्फोलॉजी, स्टीफन ट्रूडगिल, लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, C.H. क्रिकमी, द वर्क ऑफ द रिवर, चार्ल्स लाइल, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो इसका सही कौन सा है? सबसे पहले मिला लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। 49 का जॉन पॉलिक का है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, इनका ये सही है। स्टीफन ट्रूडगिल का है लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, क्रिकमी का है द वर्क ऑफ द रिवर, चार्ल्स लाइल का है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए यही सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्न में से किस जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है? पोर्टजोल का निर्माण किस जलवायु में होता है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, आर्द्र शीतोष्ण, मानसून, शुष्क। 50 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है आर्द्र शीतोष्ण। आर्द्र शीतोष्ण इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है लियोपोल्ड मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रदूषण स्तर के निर्धारण के लिए, जैविक विविधता के स्तर के निर्धारण के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए, टॉर्नेडो के परिणाम के निर्धारण के लिए। तो 51 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सैल पर दबाव डालती है, अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जलयोजन, कार्बोनेशन, रासायनिक अपक्षय, भौतिकी अपक्षय। तो 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भौतिकी अपक्षय। ये भौतिकी अपक्षय द्वारा होता है।
53 नंबर प्रश्न है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं कहलाते हैं। तो जो एक दूसरे से मिलते हैं संक्रमण क्षेत्र में पादप, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है संक्रमिका, इकोटोन, पारिस्थितिकी तंत्र, प्लवक जीव, तरडक, जलचर। 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रमिका या इकोटोन इसे बोलते हैं। संक्रमिका या इकोटोन इसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसके बारे में अभी पीछे में पूरा एकदम बताया था आप लोगों को। स्लेट चूना पत्थर, सिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्जाइट बलुआ पत्थर। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर जो है वो स्लेट से संबंधित नहीं है। ठीक, स्लेट का क्या बनता है? सिस्ट बनता है। स्लेट का रूपांतरण सिस्ट में होता है, बाकी सब सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? झूमिंग कृषि को, मृदा अपरदन को, यूकेलिप्टस को, रासायनिक उर्वरक को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टस को, बहुत फेमस है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि बहुत जल इसको चाहिए होता है। यूकेलिप्टस इसे हम लोगों के यहाँ बोला जाता है सफ़ेदा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन है स्वपोषी, मृतपोषी, रासायनिक पोषी, प्राणिसंभोजी। तो 56 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। सही ऑप्शन है स्वपोषी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? तो विश्व के फेफड़ा के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन है विश्वतीय वर्षा वाले वन, टैगा, भूमध्य सागरीय वन, मैंग्रोव कच्छ वन। तो इसमें कौन सा सही है 57 नंबर में? तो इसे भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी वर्षा वन कहते हैं। ये वाला भूमध्य सागरीय तो शीत वाला है, जो यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन है आटाकामा, अरेबिया, गोवी, कालाहारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोवी। गोवी जो है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ये शीत मरुस्थल। 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। स्टेपी दक्षिण अफ्रीका, पंपास दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी दक्षिण अमेरिका, पंपास दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स रूस, विल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 59 का? सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। स्टेपी जो है ये रूस हो जाएगा 3, पंपास जो है ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा जो अर्जेंटीना है 1, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, विल्ड दक्षिण अफ्रीका। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से किस जीव ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है? एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में कौन बताया है?
ऑप्शन है A.G. टांसले, R.L. लिंडमैन, E.P. ओडम, C. एल्टन। इसका सही ऑप्शन कौन है 60 का? तो ये है C. एल्टन। C. एल्टन। और ये 1927 में दिए थे। कब दिए थे? 1927 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, मिलाना है। एक तरफ कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है, एक तरफ प्रकाशित वर्ष है। तो आइए मिलाते हैं इसको। यूनाइटेड स्टेट में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव जो है 2007 दिया है, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो 1992 दिया है। IPC की चौथी आकलन रिपोर्ट 1972 दिया है। रियो सम्मेलन 2009 दिया है। सबसे पहले इसको मिलाइए। देखिए इसमें रियो सम्मेलन जो है वो तो 1992 में हो जाएगा, डी का 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आंसर में गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और आप मिला भी लीजिए। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु प्रभाव ये हो जाएगा 1909, और स्टॉक कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 1972। IPCC की चौथी आकलन रिपोर्ट हो जाएगी 2007। ठीक, एक मिलाइए, आंसर सही। अगला है 62 नंबर। 62 नंबर का प्रश्न, निम्न में लिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना, कौन स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? जॉन फोस्टर, अल्फ्रेड रसेल वालास, ऑगस्टीन डी कैंडोल, एडोल्फ इगलर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 62 नंबर का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्टीन जी कैंडोल। स्थानिक पादप की संकल्पना कैंडोल ने दिया था। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें है हम्बोल्ट धारा, दक्षिणी प्रशांत, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक, लेब्राडोर की धारा, उत्तरी प्रशांत, मोजाम्बिक की धारा, हिंद महासागर। तो 63 का कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है जो है लेब्राडोर, जो है ये प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। लेब्राडोर जो है ये उत्तरी अटलांटिक की है। किसकी है? उत्तरी अटलांटिक की। ठीक, ये उत्तरी अटलांटिक की धारा है। बाकी हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत, फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक, मोजाम्बिक हिंद महासागर की है। सोच रहे हैं एक दिन धारा पे जो है पूरी एक वीडियो बना के उसको ख़त्म ही करते हैं। अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है 34 ग्राम प्रति हजार से 37 ग्राम प्रति हजार, 27 ग्राम प्रति हजार से 29 ग्राम प्रति हजार, 37 ग्राम प्रति हजार से 39 ग्राम प्रति हजार, 21 ग्राम प्रति हजार से 26 ग्राम प्रति हजार। तो 64 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है 34 से 37 ग्राम प्रति हजार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ, ऑप्शन है वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण
वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 65 नंबर का? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। अगला प्रश्न है 66 नंबर, सागरी लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है 66 में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 10 और 15 डिग्री नॉर्थ, 15 और 20 डिग्री नॉर्थ, 20 से 25 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अधिक लवणता जो पाई जाती है वो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीएस आरेख निम्नलिखित में से किनके निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? ऑप्शन है महासागरीय धाराएं, ज्वारीय लहरें, प्रवाल भित्तियाँ, जलराशियाँ। 68 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, जलराशियाँ। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, सारगैसो समुद्र निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पूर्ण विकसित है? तो ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सही ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी, 69 का सी। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी है क्या है? वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, छोटा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, छोटे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपसमूह है, बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपसमूह है। 70 का सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उप समूह है। तो इसका अगला प्रश्न है समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में से क्या दर्शाया जाता है? तो इसमें क्या दर्शाया जाता है समगंभीरता रेखाओं की सहायता से? ऑप्शन है समुद्री जल की लवणता, महासागरीय जल की गहराई, महासागरीय कटकों की ऊंचाई, लहर की आयाम। तो 71 नंबर के प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महासागरीय जल की गहराई, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बीतलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है 1000 से 6000 मीटर, और 2000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3000 से 6000 मीटर। अगला है महासागर, सागर, महासागरीय खाइयाँ, खाइयाँ। महासागरीय खाइयाँ पर जो गर्तें हैं उस पर एक वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और वहाँ से आप लोगों को गर्त और कटक से ज़रूर प्रश्न मिलेंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। जो है वो ग्रुप में प्लेलिस्ट में है, टेस्टी पीस्टी का जो है उसमें, और जो ये जो प्रीवियस ईयर नेट जेआरएफ का है उसमें भी है शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी हो जाके पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए इसमें है अटलांटिक, रोमसे, रोमांस, प्रशांत, चैलेंजर, हिंद, केमन, कैरेबियन, डायमेंटिना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 73 का? पहले इसको मिला लेते हैं। अटलांटिक
रोमांस सही है। प्रशांत का चैलेंजर सही है। और हिंद का जो है वो डायमेंटिना है। कैरेबियन का केमन है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 73 का। अगला प्रश्न है, महासागरी तल के लक्षण संबंध महासागरी संबंधित है। देखिए इसमें दिया है, पहला है अल्बास्ट्रास पठार उत्तरी अंत महासागर, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी प्रशांत महासागर, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक दक्षिणी प्रशांत, क्यूराइल गर्त हिंद महासागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सबसे पहले इसको मिला लीजिए। अल्बास्ट्रास जो है ये दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। तीसरा टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक पठार आपका हो जाएगा उत्तरी अंध महासागर। एक एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक जो है वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर। 4 क्यूराइल जो है उत्तरी प्रशांत। 2 तो 3 1 4 2 यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, इसको मतलब घुमा दिया है, तो इसको जब घुमा दिया है तो आप देख लीजिए घुमा के इसको, इसमें क्या जो 1 में 3, तो यही ऑप्शन इसका जो है 74 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 का बी। चलिए अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सागरी गर्त है, एक तरफ महासागर का नाम है। सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, पोर्टिको गर्त, आटाकामा गर्त। इधर दिया है मध्य अंत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आइए इसको भी मिला लेते हैं। सुंडा गर्त जो हो जाएगा ये पूर्वी हिंद महासागर हो जाएगा 3। मेरियाना गर्त जो है ये उत्तरी प्रशांत हो जाएगा 2। पोर्टोरिको जो है ये मध्य आंध्र हो जाएगा और आटाकामा दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, क्लाइव विल्किंसन संबंधित थे। ऑप्शन है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एवं टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो क्लाइव विल्किंसन से संबंधित थे, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क से संबंधित थे। यह है 77 नंबर का क्वेश्चन। अब खत्म होने वाला है जल्दी। देखिए इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? तो कर्क प्रशांत मंडल कौन कहलाता है? 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ। तो इसका सही ऑप्शन है जो अक्षांश कर्क प्रशांत कहलाता है वो है 25 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन रखा रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर चुनना होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। स्थानीय पवन है और देश हैं। स्थानीय पवन और देश से भी संबंधित मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए
नॉर्वेस्टर स्विट्जरलैंड, यामो न्यूजीलैंड, फान USA, चिनूक जापान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड हो जाएगा 2, यामो जो है ये जापान हो जाएगा 4, फान जो है ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा 1, चिनूक जो है ये USA हो जाएगा 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस ख़त्म। तो सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।